लेकिन आज है 5 सितंबर 2025 और आज की प्रमुख सैनिक समाचार इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। पहली खबर, 8वां वेतन आयोग 2026, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स भोगी क्या उम्मीद कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग हालांकि मूल वेतन और महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, लेकिन वेतन संरचना को सरल बनाने के लिए कुछ छोटे भत्तों में कटौती या फिर विलय किया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे वेतन भत्ते और पेंशन में बड़े बदलाव की उम्मीद है। हालांकि जहां मूल वेतन और महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं वेतन ढांचे को सरल बनाने के लिए कुछ छोटे भत्तों में कटौती या फिर विलय किया जा सकता है। या तो उनमें कटौती की जा सकती है या दो को मिला के एक बनाया जा सकता है, इस तरह से किया जा सकता है। वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर, अपेक्षित वेतन वृद्धि काफी हद तक फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो मूल वेतन पर लागू एक गुणक है। विशेषज्ञों का मानना है या उनका अनुमान है कि यहाँ जो फिटमेंट फैक्टर रहेगा 1.83 से लेकर 2.86 के बीच में होगा, जिससे संभावित वेतन वृद्धि 13% से लेकर 34% तक बढ़ सकती है। हालांकि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद 55% का वर्तमान डीए शून्य हो जाएगा और मूल वेतन में शामिल हो जाएगा। यहाँ पर जो पुनर्निर्धारण किया जाएगा, यानी कि जब डीए शून्य किया जाएगा और डीए को मर्ज कर दिया जाएगा बेसिक में, उससे आपको ही फायदा होगा, क्योंकि आपका बेसिक ज़्यादा होगा तो डीए भी आपको ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट खबर, पूर्व सैनिकों के लिए बड़ा अच्छा मौका है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अब पूर्व सैनिक बन सकेंगे 3rd ग्रेड शिक्षक। जयपुर से खबर है कि प्रदेश में रहने वाले पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर है। साल 2021-22 में 3rd ग्रेड टीचर लेवल 1 में भर्ती में पात्र हुए पूर्व सैनिकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। वहीं प्रदेश सरकार ने पिछली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर जो स्पेशल लीव पिटीशन SLP वापस ले लिया है। सरकार व सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 2021 और 2022 की 3rd ग्रेड लेवल 1 शिक्षक भर्ती के लिए पात्र पूर्व सैनिकों की शिक्षा विभाग में भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश के सैनिक कल्याण विभाग के डायरेक्टर ब्रिगेडियर राठौड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सैनिकों की संघर्ष समिति और सैनिक कल्याण विभाग ने लगातार सरकार से निवेदन किया था। उन्होंने कहा था कि आर्मी की ओर से दी गई 4 महीने की यूनिट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग को मान्यता मांगी गई थी। इस ट्रेनिंग को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन मामला अदालत में लंबित होने के कारण नियुक्तियां अटकी हुई थी। कई पूर्व सैनिकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर नियुक्तियों की मांग की थी। हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय दिया था, लेकिन पिछली सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दी थी। तो यहाँ पर जो बात की गई है शिक्षक भर्ती के संबंध में जो मान्य होता है यूनिट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का, उसकी बात की गई है। तो यहाँ पर सरकार ने उसको वापस ले लिया है और अभी पूर्व सैनिक जो 2021-22 में सेलेक्ट हुए थे उनका रास्ता साफ हो गया है नौकरी मिलने का। सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि SBI ने पेंशन भोगियों को निशाना बनाकर उनके फोन नंबर चुराने वाले घोटाले के बारे में चेताया है। ये आज की खबर है कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को बैंक खाते से जुड़े पंजीकृत मोबाइल नंबरों को धोखाधड़ी से बदलने से जुड़ी एक जो घोटाला है उसके बारे में आग्रह किया है। बैंक के सोशल मीडिया हैंडल पर बताया है कि कैसे साइबर अपराधी पेंशन भोगियों और अपने अन्य ग्राहकों को निशाना बना रहे हैं। पेंशनर्स हैं उनके लिए अभी DLC डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या फिर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का जो समय है वहाँ नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगा और उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जो मैसेज दिया गया है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर विशेषकर पेंशनर्स की बात की गई है। धोखाधड़ी कैसे काम करती है? बैंक प्रतिनिधि बनकर के घोटालेबाज पेंशन भोगियों को फोन या मैसेज करके पेंशन भुगतान आदेशों यानी कि PPO की तेज प्रक्रिया का वादा करते हैं, यानी कि जल्दी हो जाएगा आपका प्रोसेस, इसके बारे में बताते हैं। यहाँ कहते हैं कि PPO सत्यापन लंबित है, आपने अपना DLC या फिर LC लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। पीड़ितों को तुरंत कार्रवाई न करने पर पेंशन में देरी या फिर रोक लगाने की धमकी उनके द्वारा दी जाती है। एक बार भरोसा हासिल हो जाने पर धोखेबाज ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर को अपने नंबर से बदलने की कोशिश करता है। अपने नंबर में बदलने की इसलिए कोशिश करता है कि जब आपका नंबर उसके नंबर में चेंज हो जाएगा, फिर वहाँ पैसा निकालना, लेन देन, कोई भी SMS है वहाँ उसके मोबाइल में आएगा, आपके मोबाइल में नहीं जाएगा। फिर क्या होगा, आपको पता नहीं लगेगा कि आपका बैंक से कितना पैसा कट हो गया है, कितना निकाला जा रहा है, क्या हो रहा है, और इसी प्रक्रिया में वहाँ आपका अकाउंट खाली कर देगा। इससे उन्हें बैंक खाते से संबंधित सभी SMS अलर्ट और अपडेट मिलते रहते हैं, जिससे कि वास्तविक जो ग्राहक है जिसका कि मोबाइल नंबर है, अकाउंट नंबर है, उसको जो लेन देन है उसका पता लगता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ उसने आपके नंबर को अपने नंबर में बदल दिया है।
एसबीआई ने स्पष्ट किया है कि वहां किसी भी फोन, एसएमएस, संदिग्ध लिंक या फिर एटीएम विजिट के जरिए पीपीओ सत्यापन नहीं मांगते हैं। ग्राहकों से अनुरोध किया गया कि वे अज्ञात जो स्रोत होते हैं, अननोन जो लिंक होते हैं, कोई भी लिंक आपके मोबाइल में आते हैं, आपके ईमेल में आते हैं, तो आपने उनको क्लिक नहीं करना है। उपभोक्ताकर्ता नाम, पासवर्ड, एटीएम पिन या फिर ओटीपी जैसे व्यक्तिगत या फिर वित्तीय जानकारी साझा करने से आपको बिल्कुल बचना है। आप यदि किसी लिंक को क्लिक करेंगे, अननोन लिंक को, तो आपके मोबाइल का पूरा डाटा ले लेगा, आपका मोबाइल हैक कर देगा। बहुत सारे साइबर इस तरह के फ्रॉड होते हैं जिसमें कि हमको पता ही नहीं लगता है। सुरक्षित कैसे रहें? एसबीआई ने ग्राहकों को निम्नलिखित सावधानी बरतने को कहा है। सबसे पहले है कि लॉगिन क्रेडेंशियल, पिन या ओटीपी जैसी गोपनीय जानकारी कभी भी साझा न करें। लॉगिन जो पासवर्ड है, लॉगिन आईडी है, पिन ओटीपी है, किसी को साझा नहीं करना है। बैंकिंग ऐप्स को केवल गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल प्ले स्टोर से ही आपको डाउनलोड करना है। किसी भी पूछताछ के लिए हमेशा अपनी होम ब्रांच या फिर एसबीआई के ग्राहक सेवा नंबर 18001234 या फिर 18002100 पर ही आपको संपर्क करना है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 पर डायल करें या फिर cybercrime.gov.in पर जाकर के साइबर अपराध की रिपोर्ट करें। सभी एसएमएस या फिर ईमेल अलर्ट ध्यानपूर्वक पढ़ें और अज्ञात या फिर संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। एसबीआई ने ग्राहकों को याद दिलाया है कि उनका पंजीकृत मोबाइल नंबर उनके बैंक खाते की सुरक्षा की कुंजी है। धोखाधड़ी से बचने के लिए इसकी सुरक्षा जरूरी है। वास्तविक एसबीआई का कॉल नंबर यहाँ पे बताया गया है कि ग्राहकों को वैध और धोखाधड़ी वाले संचार के बीच अंतर करने में मदद के लिए एसबीआई ने यहाँ स्पष्ट किया है कि वे बैंक से वास्तविक कॉल उन नंबरों से आएंगे जिनके आगे +91 या फिर 1600, इनका उपयोग केवल लेन देन और सेवा संबंधी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अगला लेटर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह लेटर पॉलिसी लेटर है जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटमेंट इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी के द्वारा जारी किया गया था। यह जो लेटर है 7 जुलाई 2025 को जारी किया। इसका जो सब्जेक्ट है कि एक्सटेंशन ऑफ बोनस मार्क टू TWO 2 वर्ड्स ऑफ सर्विसमैन ऑब्लिक एक्सिसमैन या फिर वार विडो या फिर विडो फॉर रिक्रूटर UHQ कोटा, यानी कि यह पत्र भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं के बच्चों के लिए या फिर जो सर्विंग सोल्जर्स है उनके बच्चों के लिए UHQ कोटा के तहत भर्ती में बोनस अंक देने से संबंधित है। यहाँ पर कुछ लेटर्स के हवाले दिए गए हैं जो कि 2013 में दिया गया था, 2021 में दिया गया था और 2024 में भी दिए गए थे। उनके नंबर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, हालांकि ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है। नंबर दो पॉइंट है यहाँ पे, उसमें बताया गया है कि The extension of benefit of bonus mark to TWO 2 words to sons oblique 2 daughters oblique 1 son and 1 daughter of serviceman oblique ex-serviceman oblique war widow या फिर widow for recruiter under UHQ has been approved by the component authorities। यह नीति 2 बच्चों तक के लिए बोनस अंक का लाभ बढ़ाती है, जिसमें 2 बेटे, 2 बेटियां या फिर 1 बेटा और 1 बेटी शामिल है। यह सुविधा सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं के बच्चों पर लागू होगा, यानी कि जहां पहले 1 बंदे को बोनस मिलता था, अभी 2 की बात यहां पे की गई है। तीसरा यहाँ जो पॉलिसी लागू करने की बात की गई है 2025-26 में की गई है। तो यहाँ लेटर उन सभी के लिए है जो कि अपने बच्चों को फौज में भर्ती कराना चाहते हैं और उनको दोनों बच्चों को बोनस का लाभ मिले, इसके लिए लेटर। दूसरी खबर, केंद्र सरकार और कुकी जो समूह के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। CRPF BSF कैंपों में जमा होंगे हथियार। एक खबर मणिपुर से है कि मणिपुर और केंद्र सरकार राज्य में शांति बनाए रखने की कुकी जो समूहों के साथ मिलकर के एक नया समझौता किया गया है और उन्होंने कहा कि ये क्षेत्रीय एकता को बरकरार रखने के लिए इस तरह के समझौते बहुत जरूरी हैं। बताया जा रहा है कि PM मोदी सितंबर के दूसरे हफ्ते में मणिपुर जा सकते हैं और वहाँ पर इसी बात को लेकर के यहाँ समझौता काफ़ी मायने रखता है। मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हुई हिंसा के बाद ये उनकी पहली यात्रा होगी। आगे दिल्ली में समझौता हुआ है 4 सितंबर को और इस समझौते में जो शर्त रखी गई है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को फिर से खोलने की बात कही गई है ताकि यात्रियों और जरूरी सामान की आवाजाही बिना रुकावट के हो सके। कुकी जो परिषद ने भरोसा दिलाया है कि वे इस रास्ते पर शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों के साथ मिलकर के काम करेंगे। तो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, देश में शांति स्थापित करने के लिए यहाँ समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है और मणिपुर के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंतिम खबर जॉब से रिलेटेड है और यहाँ पर बताया गया री इनरोलमेंट इनटू DSC NUNCIO और
14 अक्टूबर 2025। डीएससी रीइनरोलमेंट जो कि एनसीओआर के लिए रेजिमेंट ऑफ आरटी इंक्लूडिंग कलर के भी भर्ती है, और यह है आरटी और आर्मी एविएशन कोर्प का। आरटी सेंटर नासिक रोड कैंप में 14 अक्टूबर 2025 को होगी। जो भी पूर्व सैनिक भर्ती होना चाहते हैं, एनसीओआर जीडी हो या फिर क्लरिकल के हो, रेजिमेंट ऑफ आरटी के या फिर आर्मी एविएशन कोर्पस के, वहाँ 14 अक्टूबर 2025 से पहले आपको जो आरटी सेंटर नासिक है वहाँ पर जाना होगा। संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके वहाँ पर लेके आपको जाना होगा।